नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। भाजपा बहुत ही युद्ध स्तर पर लोकसभा 2024 चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है और इस क्रम में बहुत सारी गतिविधि पूरे देश में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी गतिविधि है बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई का छापा। लालू यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बाद जो दूसरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर ईडी का छापा पड़ा है वो है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जेल भेज दिए गए हैं। उनकी जगह अब चंपई सोरेन, उन्हीं के पार्टी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अपना काम कर रहा है। हेमंत सोरेन ने बड़ा मार्मिक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि आदिवासी आगे बढ़ रहा है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका इशारा विपक्ष में बैठे लोग राज्य में भाजपा की तरफ था कि आदिवासियों के मैले कपड़े को देखकर सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनके कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं हिस्टोरियन, शिक्षक और पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है भ्रष्टाचार के मामले में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई ये तो नहीं कह सकता है कि इस वक्त सच्चाई असली क्या है, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करे तो उस कंप्लेन की जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन जी का, जिस तरह से मीडिया में उनका ट्रायल किया गया, इसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है, कहते हैं विच हंट, जो उस तरह से किया गया, जिस तरह उनका कैरेक्टर को जिस तरह से एसिसिनेट किया गया और जिस तरह से उस सरकार को काम न करने के लिए जिस तरह से बाधित किया जा रहा है, यहाँ तक खबरें आ रही कि उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए भी बहुत सारी कोशिश की जा रही है, उनकी सरकार को डीस्टेबलाइज करने के लिए भी कोशिश की जा रही है। यह देख के लगता है कि यह मामला सिर्फ कोई भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ नहीं है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार का सिर्फ मामला होता तो ईडी अपनी कार्रवाई करती। इसको इतना तुल क्यों दिया जाता, इसके ऊपर इतने बयान क्यों होते हैं, इसके ऊपर सोशल मीडिया में आदिवासी विरोधी बातें क्यों कही जाती? तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि 2024 में, अब से 2 महीना के बाद जो इलेक्शंस हो रहा है, उसमें किसी भी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो वहाँ पे सेकुलर जो गठबंधन की वहाँ पे जो एलाइड पार्टी हैं, वो किसी तरह से झारखंड में सीट न जीत पाएँ, किसी तरह से वहाँ पे जो सत्ता में बनी हुई जो भाजपा है केंद्र में, वो पूरी तरह से वहाँ पे सीट जीत पाए, इन लोगों को बाहर कर दें और फिर किसी तरह से तीसरी बार एक बार फिर मोदी जी सत्ता में आ जाए। मुझे लगता है कि जो एक ग्रांड गेम है, एक जो बड़ा खेल है, इसी के तहत जो है ये आपको हेमंत सोरेन जी के खिलाफ इस तरह का बिल्कुल दुष्प्रचार चल रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ईडी जो है कोई बहुत ही होता है ना, कानून के रास्ते कुछ चल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जितने भी जनवादी लोग हैं, इन सब लोगों को आज उठ खड़े होने की ज़रूरत है। शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रह के, जिस तरह से हमारे जो ईडी है, हमारी सीबीआई है और जिस तरह से जो सरकारी संस्थान है, उसका जिस तरह से दुरुपयोग ये भाजपा सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग को बोलना चाहिए, हम लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि इनका जो टारगेट जो होता है, वो सबसे ज़्यादा टारगेट होता है वंचित समाज से जो लोग आते हैं। इनका टारगेट होता है आपको आदिवासी लोग, इनका टारगेट होता है आपको दलित समाज के लोग, इनका टारगेट होता है ओबीसी समाज के लोग। लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से ये जो सवर्ण मीडिया जो है, जो भाजपा से पोषित जो मीडिया है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया और जिस तरह से पूरा प्रोग्राम फैलाया गया कि देखिए बिहार में जंगल राज हो चुका है और लालू जब आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा और फिर एक खास जाति के लोग जो होंगे वो गुंडई करने लगेंगे। ये सब ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा किया गया दुष्प्रचार है। सेम आप देखेंगे, सेम नैरेटिव उत्तर प्रदेश में भी चला, जहां कहा गया कि अखिलेश की सरकार में गुंडई होती थी। सेम और सुधीर चौधरी जो हैं, उन्होंने जिस तरह से हेमंत सोरेन के बारे में जो बातें कही, मैं दोहरा नहीं सकता हूँ। तो ये तमाम लोगों को बीजेपी जो है वो पीछे से उनको सपोर्ट कर रही है और पूरी तरह से मैं इसमें पॉलिटिक्स के अलावा और कुछ नहीं देख रहा हूँ। और आप एक बात देखिए, जब ईडी का काम है संविधान के मुताबिक काम करना, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा काम करना, तो इस ईडी को सिर्फ भ्रष्टाचार गैर बीजेपी जो सरकार जहाँ होती है वहीं क्यों दिखता है?
अगर आज हेमंत सोरेन अलायंस कर ले बीजेपी के साथ तो हेमंत सोरेन के राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। तो ये जहाँ जहाँ गैर बीजेपी की सरकार है वहीं पे ये लोग टारगेट करते हैं। और देखिए, मैं राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट हूँ, मैं एक और बात कहता हूँ कि हमारा जो व्यवस्था है, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये फेडरलिज्म पे आधारित है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि केंद्र जो है, जो यूनियन है, उसको अधिकार हैं और राज्य को भी अधिकार है। भारत के आर्टिकल माने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कहीं पर भी ऐसा नहीं कि केंद्र जो है उसके मातहत में स्टेट है, यानी जो बिहार है या जो झारखंड है वो भारत सरकार के अधीन काम करने के लिए कोई उसका गुलाम नहीं है। वो एक उसको उनके भी अधिकार अलग हैं और भारत सरकार के भी अधिकार अलग हैं, और कुछ ऐसी बाउंड्री हैं जहाँ पे एक सरकार दूसरे सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मुझे लगता है कि जो कानून के जो विद्वान हैं उन लोगों को इस बात पर बहस छेड़नी चाहिए कि क्या केंद्र की जो एजेंसी हैं, क्या उनको इतनी ताकत दे देनी चाहिए कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो रियासत में होती है, जो स्टेट में होती है, उनको जाके वो उनके ऊपर छापा मारे, उनको गिरफ्तार करें, उनके ऊपर दुष्प्रचार करें, और वही सत्ता पक्ष के लोगों को क्लीन चिट दें, उनके बारे में कुछ भी संज्ञान न लें। अगर सोरेन जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला है तो वो भ्रष्टाचार का मामला जो है, क्या राज्य में जो स्थित एजेंसियां हैं क्या वो जांच नहीं कर सकती है? क्या हर भ्रष्टाचार को केंद्र की जो एजेंसी होगी वही जांच करेगी? मैं कह रहा हूं कि ये भी बहुत ही जटिल सवाल है और इस पे विद्वानों को सोचना चाहिए कि जो राज्य के जो अधिकार होते हैं उसको मैं देख रहा हूं कई बार कि उसको केंद्र सरकार कई बार उसको हड़प ले रही है। अभी आप देखिए, कर्नाटका में भी एक सवाल उठ रहा है कि कर्नाटका को पैसे जो फाइनेंस कमीशन है उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वाजिब पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आप देखें, जो फाइनेंस का मैटर हो या फिर आप बहुत सारे मैटर में देखेंगे तो क्या हो रहा है कि केंद्र जो है वो राज्य के अधिकारों को क्या कर रहे हैं, हड़पने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र कहता है कि जो व्यक्ति सबसे नीचे है, जो संस्था सबसे नीचे है, उसको ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ही डेमोक्रेसी का नाम है, यानी राज्य सरकार जो है वो जिले को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे, और जिला जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार ब्लॉक को दे, ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार आपको गांव को दे, और गांव के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार लोगों के पास हो, और उसी तरह केंद्र सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार जो है वो राज्यों को दे। लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा चल रहा है, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और सिर्फ इसमें विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की बातें एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर के बारे में मीडिया या सब बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, वो बिल्कुल मुझे लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है आदिवासी समाज के ऊपर। मुझे लगता है ST SC कमीशन को भी इस पर संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो कानून कहता है। और मुझे लग रहा है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, लेकिन चुनाव आने वाला है, जनता ये सब देख रही है, और हो सकता है कि इसमें सत्ताधारी जो बीजेपी है उसको जनता करारा जवाब भी दें। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन और बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे। आप कह रहे हैं कि सत्ता दल जो केंद्र में सत्ता में है वो आदिवासी समझकर हेमंत सोरेन के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, भेदभाव कर रही है, लेकिन आप भूल चुके हैं कि वही भाजपा की सत्ता है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत में पहली बार कोई हेमंत सोरेन के समुदाय की ही महिला भारत की राष्ट्रपति बनाई गई, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी उसी समाज से आती हैं, जाति के स्तर पर भी, समुदाय के स्तर पर भी। तो क्या यह कहना वाजिब है कि जो भाजपा द्रौपदी मुर्मू को भारत की राष्ट्रपति बना रही है, वही भाजपा एक मुख्यमंत्री को डिस्क्रिमिनेशन के कारण जेल भेज रही है? देखिए, ये सिंबोलिज्म है मोदी जी का। पार्लियामेंट जो है उसका जब उद्घाटन किया गया तो राष्ट्रपति जो हैं उनसे बढ़ के तो कोई पद नहीं है भारत में, तो राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया वहाँ पे पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करने के लिए? यानी आपको एक आदिवासी चेहरा चाहिए सिर्फ वोट लेने के लिए। लेकिन
आदिवासी लोगों के जब अधिकार की बात होगी तो आप भूल जाते हैं। आप पूछिए, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी आपने 10 साल नौकरी कर ली, कितने वाइस चांसलर हैं आदिवासी समुदाय के, कितने लोग हैं हायर एजुकेशन में आदिवासी समाज के, कितने आदिवासी प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे, कितने आदिवासी लोगों के पास ज़मीन है, कितने आदिवासी लोग हैं जो लोग आपको बड़े बड़े मिनिस्ट्री और बड़े बड़े ओहदों में हैं, कितने आदिवासी लोग हैं जो मीडिया में हैं, कितने आदिवासी जो लोग हैं जो बिजनेस और कारोबार में उनको हक दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेल में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आदिवासी मिलेंगे, जिसकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा आदिवासी होंगे, जो गंदा और कचरा पानी पी रहा है वही आदिवासी हैं, और जो बाहर से आदिवासी इलाके में जो लोग आए हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको सब तरह की सुविधाएँ मिल रही है। देखिए रूपेश कुमार सिंह अभी जेल में हैं, आदिवासियों के हक की बात करते थे, वो जेल में वो क्या कहते थे कि झारखंड में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इलाके गैर आदिवासियों के हैं वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं, और आदिवासियों के जो इलाके होते हैं वहाँ कोई सुविधा नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सिंबोलिज्म करने से नहीं होगा, बल्कि आपको आदिवासियों को हक और हुकूक देना होगा। विपक्षी पार्टियां जो आज विपक्ष में है, भाजपा के विपक्ष में है, इन्होंने तो सिंबोलिज्म के नाम पर भी किसी आदिवासी को राष्ट्रपति के पद पर नहीं बिठाया, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पहले से भी कांग्रेस की सरकार ने भी किसी भी आदिवासियों को किसी भी मुहिम के अंतर्गत वाइस चांसलर, मीडिया, तमाम फील्ड में भेजने की जहमत नहीं उठाई, कोई भी राजनीतिक पहल नहीं की। तो क्या इसके लिए अकेले मोदी जी को दोष देना ठीक है? नहीं, मैं मोदी जी को अकेले दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें आदिवासी, दलित और पिछड़े के खिलाफ एक तरह का बायसनेस है, एक तरह का पूर्वाग्रह इस सिस्टमिक तौर पे काम कर रहा है। सरकारें बदलती हैं तो आप देखते हैं कि कुछ ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, कुछ कम होता है। डिस्क्रिमिनेशन पिछली सरकारों में था, डिस्क्रिमिनेशन इस सरकार में मुझे लगता है, मेरा मानना है, आप मुझसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। मनमोहन सिंह के दौर में भी आदिवासियों के ऊपर हमले हुए, आदिवासियों की ज़मीनें लूटी गईं, आदिवासियों के हक और हुकूक की बात नहीं सुनी गई, लेकिन उस दौरान बहुत सारे कानून भी लाए गए। अपने फॉरेस्ट से रिलेटेड भी कानून आया, मनरेगा से भी उनको कुछ फ़ायदे हुए। तो कुछ सोशल वेलफेयर के नाम पे जिया दरेज और बाकी लोग जो जुड़े हुए थे, तो मुझे लगता है कि उसके असर में कुछ ना कुछ आदिवासियों को फ़ायदा हुआ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी ज़मीनी लूटनी बंद हो गई, लेकिन इस सरकार के अंदर में क्या है कि आदिवासी से लिया ही जा रहा है, दिया कुछ भी नहीं जा रहा है। हेमंत सोरेन जैसे जितने भी वंचित समुदाय से आने वाले नेता हैं, उनको अपना समाज, अपना समुदाय, अपनी जाति भावनात्मक रूप से तभी क्यों याद आती है जब उन पर ईडी खास करके भ्रष्टाचार के मामले में आरोप लगते हैं? आपने सही कहा। आप देखिए, रुपेश का मैंने नाम लिया, रुपेश कुमार सिंह जेल में हैं, और वो हेमंत सोरेन की सरकार की भी संलिप्तता है बिल्कुल उसमें। तो वो आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे और वो जेल में हैं, तो उसमें हेमंत सोरेन सरकार भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार जो है उनको मैं कोई क्लीन चिट दे रहा हूँ या उनकी आलोचना नहीं हो सकती है, लेकिन अगर उनके राज्य में अगर कुछ भी चीज़ अगर गलत हो रहा है तो उसका एक कानूनी तरीका है, उनका विचरण नहीं किया जा सकता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक आदिवासी होने के नाते ये जो ऊंची जाति के जो लोग हैं वो उनके दिल पे ये बात बैठ नहीं पाती है कि किस तरह से कैसे आदिवासी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हो सकता है। और इससे पहले जो बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे गैर आदिवासी भी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, तो वहाँ पूरी कोशिश है कि किसी गैर आदिवासी चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे रखा जाए ताकि वो और तेज़ी से उनके खिलाफ शोषण किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन के सरकार में तो हम और आप सवाल भी पूछ लेते हैं कि रुपेश कुमार सिंह जो हैं वो जेल में गए हैं, हेमंत सोरेन जी आप जवाब दीजिए, एक ईमानदार पत्रकार को आप जेल से बाहर कीजिए। हम तो उनसे सवाल करते हैं, हमारे उनसे मतभेद भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप देखिए, बुलडोजर का राज चल रहा है। उत्तराखंड में क्या हो रहा है, बुलडोजर का राज चल रहा है। गुजरात में क्या हो रहा है, बीजेपी के राज्य में क्या चल रहा है, आपको मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं और जो आदिवासी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके राज्य के अंदर में कमियाँ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से भाजपा और आरएसएस और उनकी सहयोगी दलों की जो सरकार है वहाँ पे लोगों के ऊपर हमले बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। आप हाल फिलहाल में झारखंड में दौरे पर थे, आप पत्रकार के रूप में आपने झारखंड को बड़े करीब से देखा, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हज़ारों लोगों से वहाँ मिले होंगे, बात किए होंगे। आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद आदिवासी समुदाय भाजपा के खिलाफ वोट करेगी
क्या भाजपा के खिलाफ उनके मन में रोष है, नाराजगी है? बिल्कुल नाराज़गी है, बिल्कुल नाराज़गी है कि जिस तरह से जो जी न्यूज़ के पत्रकार महोदय ने जिस तरह से आदिवासियों का अपमान किया, और उसके बाद से जिस तरह से उनके वीडियो को जिस तरह से हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों ने सोशल मीडिया पर उसको फैलाया, उसको और बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उससे आदिवासी को बहुत दर्द है और पीड़ा है। और आदिवासी देखिए वो बोलता नहीं है, आदिवासी बोलता नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जितना लाउड, जैसे ऊंची जाति के लोगों को आप हर जगह देखते होंगे, क्योंकि उनके पास मीडिया है, उनके पास नेटवर्क है, तो वो बहुत लाउड दिखते हैं। ट्रेन के अंदर में आप जाइए तो ट्रेन के अंदर में क्या होगा कि जब भी मैं ट्रेन के अंदर में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जो लोग बात बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो वंचितों को और पिछड़ों के खिलाफ ही ज़्यादा बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रेन में और लोग नहीं बैठे हुए हैं? होता क्या है कि ऊंची जाति के लोगों के अंदर में एक घमंड है, उनके अंदर में, उनके एक बड़े तबके के अंदर में एक घमंड है, उनको लगता है कि वही सही है। आदिवासी दिखता जरूर है कि वो ज़्यादा बोलता नहीं है, आपको लगता है कि उसको समझ नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग बहुत समझे हुए हैं। और आदिवासी लोगों का जो जीवन है, वही जीवन जो है, ये दुनिया को अगर सस्टेन करना है तो आपको रखना होगा, और वो ज़रूर उसका जवाब देंगे, साइलेंटली देंगे। और आप देखेंगे कि बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान होगा। हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया गया है और उनकी जगह पे उनकी ही पार्टी के टाइगर के नाम से जाने वाले बहुत ही ज़मीनी नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। सबसे बड़ा आरोप जो मोदी सरकार के खिलाफ हेमंत सोरेन ने अपने सदन में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के दिन जो सदन में कहा था कि आदिवासियों के बगल में सदन में बैठ जाने से भाजपा के लोगों के और सवर्णवादी, मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों के कपड़े मैले हो जाते हैं। भारत संविधान से चलता है और भारत संविधान से चलते हुए अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा कहने की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये भारत जैसे विशाल विविधता वाले देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आरोप चाहे किसी भी व्यक्ति या नेता पर हो, लेकिन दुर्भावना या कहें कि भेदभाव की फीलिंग तो नहीं ही होनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आप हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर से जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक हम आपसे नए मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर आएंगे। अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।